नमस्कार। भारतीय संविधान ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि हमारे देश का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट के सबसे बुनियादी हिस्से को समझते हैं कि आखिर भारत है क्या और कैसे हमारी संसद इसका नक्शा बदल सकती है। आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले संविधान के स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर ये समझेंगे कि राज्यों की सीमाओं को बदलने की ताकत कहाँ से आती है। ये पूरा रोड मैप हमें दिखाएगा कि भारत को एक अविनाशी संघ क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को देश का मास्टर ब्लूप्रिंट कहना बिल्कुल सही है। पता है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, हमारे देश की हर छोटी बड़ी बात इसी में तय की गई है। अब इतना बड़ा दस्तावेज है तो सवाल उठता है कि इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। तो देखिए, इसे 22 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक किताब के चैप्टर्स की तरह हैं और इनके साथ हैं कुछ शेड्यूल्स या अनुसूचियां जो अपेंडिसेस की तरह काम करती हैं। चलिए अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसे एक सिंपल तरीके से समझिए। पार्ट्स यानी भाग संविधान के चैप्टर्स हैं। इनमें एक जैसे सब्जेक्ट वाले सारे आर्टिकल्स एक साथ रखे गए हैं। जैसे पार्ट 3 में सारे फंडामेंटल राइट्स एक जगह पर हैं। वहीं दूसरी तरफ है शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। ये किताब के आखिर में दिए गए अपेंडिसेस की तरह हैं। इनमें लंबी लंबी सूचियां और टेबल्स होती हैं। जैसे पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। या कुछ और उदाहरण देखते हैं। पार्ट 1 जिस पर आज हमारा फोकस है वो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है। पहली अनुसूची में राज्यों की लिस्ट है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये बताया गया है। तो बस यहीं से हम अपने आज के मुख्य विषय यानी पार्ट 1 पर आते हैं। तो संविधान की बनावट को समझने के बाद अब हम सीधा इसके दिल में उतरते हैं। पार्ट 1 ये वो हिस्सा है जो बताता है कि भारत का असल मतलब क्या है। ये हमारे संविधान की पहली और शायद सबसे दमदार लाइन है। ये सिर्फ देश के दो नाम इंडिया और भारत ही तय नहीं करती, बल्कि इसकी आत्मा को भी बताती है कि ये राज्यों का एक संघ होगा। तो इस फ्रेज राज्यों का संघ का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता, अविनाशी है। किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है और ये संघ राज्यों के बीच किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। भारत एक महासंघ या फेडरेशन नहीं है, जहां राज्य एक समझौते के तहत एक साथ आते हैं और चाहें तो अलग हो सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ शब्द चुना। इसका एक ही मतलब है, भारत एक है और इसका कोई भी हिस्सा इससे अलग नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि संघ टूट नहीं सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर के जो राज्य हैं वो कितने फ्लेक्सिबल हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 हमारी संसद को वो ताकत देते हैं जिससे भारत का पॉलिटिकल मैप फिर से बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 बाहर के इलाकों को भारत में जोड़ने के बारे में है। मतलब संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। 1975 तक सिक्किम एक अलग स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। फिर वहां एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें भारी बहुमत ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद हमारी संसद ने अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर। सच कहूं तो ये और भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये संसद को उन राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है जो पहले से ही भारत का हिस्सा हैं। मतलब उनकी सीमाएं बदलना, उनका एरिया छोटा या बड़ा करना, या यहाँ तक कि उनका नाम बदलना, सब कुछ। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, ऐसा कोई भी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की सिफारिश पर ही पेश हो सकता है। बिल को राय के लिए उस राज्य को भेजा भी जाता है जिस पर असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि संसद के लिए उस राज्य की राय मानना जरूरी नहीं है और इस बिल को पास करने के लिए सिर्फ एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। इसका एक बड़ा उदाहरण हमें साल 2000 में देखने को मिलता है। संसद ने अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके 3 नए राज्य बनाए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था।
और हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन भी अनुच्छेद 3 की शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें एक पूरे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया। तो अब हम इस पूरी पहेली के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, अनुच्छेद 4। ये वो आर्टिकल है जो राज्यों का नक्शा बदलने की इस पूरी प्रक्रिया को इतना आसान और फ्लेक्सिबल बनाता है। और यही है अनुच्छेद 4 की सबसे बड़ी बात। ये साफ साफ कहता है कि राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे, उन्हें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम एक साधारण कानून पास करने जितना आसान है। देखिए, राज्यों को बदलने के लिए संसद में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 368 वाली मुश्किल प्रक्रिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसमें 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति चाहिए होती है। यही लचीलापन इस शक्ति को इतना ज्यादा बड़ा बना देता है। ये जो कहावत है, ये इस पूरे संतुलन को बहुत अच्छे से बताती है। हमारा ढांचा तो फेडरल है, पर इसकी आत्मा यूनिटरी है। मतलब केंद्र के पास राज्यों की सीमाओं को बदलने की इतनी शक्ति है जो इसे एक एकात्मक चरित्र देती है। और यही है इस पूरी संरचना का निचोड़। संघ अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्य विनाशी हैं, उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। ये राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय जरूरतों के बीच एक बहुत ही अनोखा संतुलन बनाता है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक अविनाशी संघ और विनाशी राज्यों का ये जो अनोखा संतुलन है, ये भारत के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश के संघीय ढांचे के केंद्र में हमेशा बना रहेगा।